दोस्तों, आज दुनिया के आसमान में वो खौफ वापस आ चुका है जिसने 20वीं सदी के सबसे खतरनाक दौर यानी शीत युद्ध को परिभाषित किया था। अचानक दुनिया भर में रूस के परमाणु फाइटर जेट उड़ने लगे हैं, जिससे इंडिया समेत NATO तक खतरे की घंटी बजने लगी है। जिस विमान को NATO बियर कहकर पुकारता है, उसी T-95 MS स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की गड़गड़ाहट ने जापान से लेकर बाल्टिक सागर तक और अब हिंद प्रशांत क्षेत्र तक सभी को हाई अलर्ट पर ला दिया है। यह सिर्फ एक रूटीन पेट्रोलिंग नहीं है, बल्कि यह रूस की तरफ से दुनिया की महाशक्तियों को दिया गया वो सीधा संदेश है कि यूक्रेन युद्ध के बावजूद उसकी न्यूक्लियर डिटरेंस आज भी पूरी दुनिया पर हावी है। यह खबर भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि रूस का यह परमाणु बॉम्बर ऐसा हथियार ले जाता है जिसकी रेंज में अमेरिका तक आता है, और ये विमान एक गुप्त सामरिक हथियार को भी अपने साथ लेकर चलता है, जिससे दुनिया भर में चिंता फैल जाती है। आज हम T-95 MS बॉम्बर की उस शक्ति की एक एक परत खोलेंगे जिसने 70 साल बाद भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है और अब यह अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। तो अगर आपको इस वैश्विक सामरिक खेल को समझना है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। तो चलिए समझते हैं कि यह खतरे की घंटी क्यों बजी और रूस के पास इस T-95 MS से जुड़ी क्या शक्ति है। जिस विमान की बात हो रही है उसका NATO नाम है बियर, और यह 1950 के दशक का सोवियत युग का एक विशाल 4 इंजन वाला स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। आप सोच रहे होंगे कि ये कितना पुराना प्रोपेलर वाला विमान आज की आधुनिक दुनिया में खतरा कैसे हो सकता है। असल में रूस के ये लंबी दूरी के बॉम्बर 2014 से लगातार दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनका सीधा मकसद है दुनिया को बार बार याद दिलाना कि रूस की परमाणु मारक क्षमता आज भी सक्रिय है। हाल के महीनों में इसकी तीव्रता बढ़ गई है और इसकी 2 बड़ी वजहें हैं: यूक्रेन में चल रहा युद्ध और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन रूस की बढ़ती दोस्ती। यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ रूस Tu-95 MS बॉम्बर को दुनिया के 2 बड़े थिएटर प्रशांत और अटलांटिक में उड़ाकर अपनी वैश्विक पहुंच दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के इस बॉम्बर बेड़े की पोल खोल दी है। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन के पीछे छिपी रूस की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और यह विमान क्या लेकर उड़ता है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि इस खतरे की घंटी का असली कारण क्या है और T-39 MS की शक्ति क्या है, ताकि आपको रूस की मजबूरी समझने में आसानी हो। सबसे पहले Tu-95 MS बॉम्बर परमाणु सक्षम है। यह अपने साथ KH-55 और KH-101 या KH-102 जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। KH-101 और KH-102 मिसाइलों की रेंज 2500 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक हो सकती है, जिसका मतलब है कि यह बॉम्बर रूस की सीमा के पास से ही NATO और अमेरिकी सहयोगियों के ठिकानों पर हमला कर सकता है। यह रूस की न्यूक्लियर ट्रायड का एक मुख्य स्तंभ है, यानी यह रूस की वो ताकत है जिसके दम पर वह दुनिया को परमाणु युद्ध की धमकी दे सकता है। हाल ही में इसी Tu-39 MS बॉम्बर ने जापान सागर के तट के पास 11 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरी। इन बॉम्बरों के साथ Su-35 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट भी थे, जो एक स्पष्ट संकेत है कि रूस अपनी रणनीतिक संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। इस उड़ान के जवाब में जापान ने तुरंत अपने जेट्स को हवा में उतारा और उसके रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस की ये सैन्य गतिविधियां गंभीर चिंता का विषय हैं। अब बात करते हैं Tu-39 MS की शक्ति की। यह 1950 के दशक का विमान होने के बावजूद इसकी विश्वसनीयता, लंबी रेंज और सबसे महत्वपूर्ण इसका इंजन इसे आज भी खतरनाक बनाए हुए है। इसका इंजन है कुज़नेत्सोव NK 12 टर्बोप्रॉप इंजन। टर्बोप्रॉप डिजाइन जेट इंजनों की तुलना में लंबी दूरी की उड़ान के लिए असाधारण फ्यूल एफिशिएंसी देता है। यही माइलेज इसे खास बनाता है। ये विमान बिना ईंधन भरे 10,500 किलोमीटर और एक हवाई रिफ्यूलिंग के साथ 14,100 किलोमीटर तक उड़ सकता है। ये क्षमता इस बात की गारंटी देती है कि यह बॉम्बर अंतर महाद्वीपीय पहुंच रखता है और अमेरिका पर हमला करने या हिंद प्रशांत को पार करने की क्षमता रखता है। यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ रूस Tu-39 MS बॉम्बर को दुनिया के 2 बड़े थिएटर में उड़ाकर अपनी वैश्विक पहुंच दिखा रहा है,
तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के इस बॉम्बर बेड़े की पोल खोल दी है। यूक्रेन के सफल ड्रोन हमलों ने रूस के कई एयरबेस पर हमला करके रणनीतिक बॉम्बरों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जो कुल बेड़े का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत है। चूंकि सोवियत जमाने के बाद से इनकी प्रोडक्शन लाइन बंद हो चुकी है, इस नुकसान की भरपाई करना रूस के लिए लगभग नामुमकिन है। इस आधार पर विश्लेषक मानते हैं कि ये वैश्विक उड़ानें सिर्फ आत्मविश्वास दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि रूस की रणनीतिक मजबूरी है, ताकि वह दुनिया से अपनी अंदरूनी कमजोरी और नुकसान को छिपा सके। रूस को पता है कि उसके पुराने बॉम्बर यूक्रेन के हमलों का शिकार बन रहे हैं, इसलिए वह उन्हें बार बार उड़ाकर यह दिखा रहा है कि उसके पास अभी भी बहुत ताकत बची हुई है। यह खतरा भारत के लिए सीधे रूस से नहीं है, बल्कि एक बड़ी भू राजनीतिक धनातनी है। यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना लगभग खत्म हो गई है। रूस से उन्नत T-160M सुपरसोनिक बॉम्बर को लीज पर लेने का प्लान। यह विफलता भारत के लिए चीन के मुकाबले लंबी दूरी की हवाई मार्ग क्षमता में एक बड़ा अंतर पैदा करती है। चीन की वायुसेना के पास भी अपने लंबी दूरी के बॉम्बर हैं, और भारत की महत्वाकांक्षा उन्हीं की बराबरी करने की थी, जो अब रूस की कमजोरी के कारण अधूरी रह गई है। इस तरह रूस की ये उड़ानें भारत के लिए भू राजनीतिक शक्ति संतुलन में बढ़ते जोखिम की कहानी कह रही हैं। इन सभी उड़ानों का उद्देश्य एक ही है, अपने विरोधियों की हवाई सुरक्षा को जांचते रहना और उन्हें यह याद दिलाना कि रूस की रणनीतिक मार्ग क्षमता अभी भी जीवित है। Tu-19MS आज भी रूस की सैन्य शक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह शीत युद्ध का वो डरावना भूत है जो 21वीं सदी में भी दुनिया की सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब आगे क्या? क्या रूस इसका इस्तेमाल भी कर सकता है? सामरिक विश्लेषकों के अनुसार रूस इस बॉम्बर का इस्तेमाल सबसे पहले नाटो के किसी भी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने और अपनी संप्रभुता दिखाने के लिए करता रहेगा। यह एक परमाणु तलवार की तरह है जिसे हर कोई देखना चाहता है, लेकिन कोई भी इसकी असली मारक क्षमता का परीक्षण नहीं करना चाहता। लेकिन घूम फिर कर फिर वही सवाल आता है कि क्या रूस किसी स्थिति में इसका इस्तेमाल कर सकता है? दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें रूस की न्यूक्लियर पॉलिसी को देखना होगा। असल में रूस का परमाणु सिद्धांत स्पष्ट रूप से कहता है कि वह परमाणु हथियारों का उपयोग तभी करेगा जब उसके या उसके सहयोगियों के अस्तित्व को स्पष्ट खतरा होगा। Tu-95MS जैसे बॉम्बर से हमला करना परमाणु युद्ध की पहली सीढ़ी होगी। इसका इस्तेमाल केवल अत्यधिक तनाव की स्थिति में या रूस पर अस्तित्व का खतरा होने पर ही किया जाएगा। दूसरा, चीन के साथ संयुक्त गश्त। रूस अक्सर चीन के H-6 के बॉम्बर के साथ संयुक्त रूप से जापान के पास उड़ान भरता है। यह एक कूटनीतिक चाल है जो चीन रूस की बढ़ती सैन्य साझेदारी को उजागर करती है। रूस भविष्य में चीन के साथ संयुक्त गश्त करना जारी रखेगा, खासकर क्वाड देशों को संदेश देने के लिए। तीसरा, अप्रत्याशित हमले। यह बॉम्बर अपनी लंबी रेंज के कारण दुनिया के किसी भी कोने से अप्रत्याशित हमला करने की क्षमता रखता है। इसका मुख्य लक्ष्य उच्च मूल्य वाले रणनीतिक ठिकाने, हाई वैल्यू टारगेट होते हैं, जिन्हें यह अपनी क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाता है। अब सवाल आता है कि रूस के इन बॉम्बरों का उड़ना भारत के लिए जोखिम क्यों है? दरअसल भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि रूस की यह मजबूरी, खासकर चीन के साथ उसकी बढ़ती नजदीकी, भारत के रणनीतिक हितों को खतरे में न डाले। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच भारत को अपनी लंबी दूरी की मार्ग क्षमताओं यानी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को तेजी से बढ़ाना होगा, ताकि वह चीनी बॉम्बरों और नौसैनिक गतिविधियों का मुकाबला कर सके। रूस की इस कमजोरी ने भारत की अपनी स्वदेशी लंबी दूरी के बॉम्बर प्रोग्राम को तेज करने की जरूरत को और बढ़ा दिया है। भारत को अब अपनी वायुसेना को उन खतरों से बचाने के लिए भी योजना बनानी होगी जो Tu-19MS जैसे बॉम्बर चीन के साथ मिलकर हमारे समुद्री क्षेत्र में पैदा कर सकते हैं। Tu-95MS अपनी पुरानी डिजाइन और नई मारक क्षमता के साथ आज भी वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बड़ा खिलाड़ी है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही तकनीक बदल गई हो, लेकिन परमाणु युग का खतरा आज भी उतना ही वास्तविक है। आपको क्या लगता है, क्या रूस की ये आक्रामक उड़ानें वैश्विक तनाव को और बढ़ाएंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।